हाँ बच्चों, तो मैं आनंद सर आपका स्वागत करता हूं एग्जाम पाठशाला विंग पे। अभी मकर संक्रांति का समय है। आप सब लाई चुरलाई सब खाएं, दही चूड़ा खाएं और अपने भविष्य को अच्छा करें, तैयारी करें। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र, यानी रुधिर के बारे में पढ़ाएंगे। रुधिर के कितने पार्ट्स हैं, क्या काम है, पूरे लाल लाल होगा। साथ ही साथ हृदय के बारे में भी देखेंगे। तो हम रक्त के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो मैं शुरुआत आज इसी पे हो जाए। सारे शेरो शायरी से रक्त की बात है तो रक्त करते हैं। तो रक्त बहता है नस नस में, जीवन का संदेश सुनाता है। रक्त बहता है नस नस में, जीवन का संदेश सुनाता है। लाल रंग की इस बहती धारा में हर श्वास का अर्थ समाता है। रक्त बिना न जीवन संभव, न हंसी मुस्कान, इस अनमोल उपहार से ही चलता है जीवन की पहचान दोस्तों। इसलिए ये रक्त है। रक्त तो हमारे शरीर के लिए खजाना है। इसी रक्त से हमारे शरीर की जो सारी चीज आपूर्ति होती है। अब थोड़ा हम देखते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसको हम ब्लड सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है? तो हम खास करके मानव की बात मैं कर रहा हूं कि हम भोजन करते हैं। भोजन पचने के बाद हर अंग तक पहुंचता, अंग के जो कोशिका है उत्तक और कोशिका है वहां तक पहुंचता है ये पोषक तत्व पचने के बाद। साथ ही साथ ये पचने के बाद और उसके बाद जो कोशिकाओं में जो भी उत्सर्जित पदार्थ है वो पदार्थ भी शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। साथ ही ये हार्मोन होता है, ये भी हर जगह जाता है शरीर में। और उसमें जो पोषक तत्व जो उत्सर्जित पदार्थ है जो कोशिका से, वो भी निकल करके किडनी वगैरह में बाहर निकालता है। ये रक्त का काम है। और ऑक्सीजन भी वायुमंडल से जाकर हर कोशिका तक जाता है, ये भी ऑक्सीजन ब्लड का काम है। यानी ब्लड का काम है पदार्थों का परिवहन करना, या तो अपने में अणु बना के यौगिक बना करके संजोग करके, या यूं ही इसको ले जा करके जो है, लेकिन परिवहन करना रक्त का काम है। अब सवाल है कि एक परिसंचरण तंत्र पूर्ण कैसे होता है? तो बिल्कुल पूर्ण परिसंचरण तंत्र कैसे बनेगा? जो आदर्श परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे तो उसमें 3 चीजें होगा। सबसे पहली बात होगा रक्त, या हम उसको रुधिर बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार हम एक पंपिंग सेट का उदाहरण दे रहे हैं कि अगर जमीन से या कहीं से पानी लेकर के खेत में डालता है तो एक पंप पे क्या होता है? रक्त। तो ये पानी जो है ना, ये पानी ही पंपिंग जो रक्त का काम करता है और वो बहता है, मतलब रक्त का काम है बहना। नंबर 1। एक दूसरा चीज होता है हृदय, जिसको हम हार्ट, अंग्रेजी में हार्ट के नाम से बोलते हैं, और इसको ब्लड। ठीक। तो हार्ट क्या है? पंपिंग सेट है। वो प्रेशर का प्रेस देता है, मतलब कि फैलता है, सिकुड़ता है। इस क्रम में ब्लड को क्या करता है? प्रेस करता है, और इस प्रेस के कारण दबाव बनता है। दबाव का पूरे शरीर में जो है ब्लड का फ्लो होता है, परिगमन करता है, मतलब घूमता है। और एक होता है वाहनिया यानी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या करता है? अब ये जो पाइप होता है ना,
जो पंपिंग सेट में जब खेतों में पानी पटाते हैं तो पाइप का काम करता है ये ब्लड वेसल। इसी ब्लड वेसल्स में जैसे धमनियां हुआ, सीरा हुआ, केशिकाएं हुआ, ये सारे चीज जो है इसी से होकर के ब्लड जो पूरे शरीर में परिभ्रमण करता है। अब चलिए अब थोड़ा हम आगे देखते हैं ब्लड का फैक्ट। रक्त, हम बोलचाल की भाषा में ज्यादा रक्त यूज करेंगे, रुधिर का यूज नहीं करेंगे। तो रक्त ही ब्लड है, उसी को सोनित बोलते हैं, उसी को रक्त बोलते हैं। चलिए, उसी को एक नाम खून है। चलिए, तो रक्त का सबसे पहले ये बात देख लीजिए कि शरीर में रक्त कितना होता है। नंबर 1, उससे ही पहले हमको देखना है कि रक्त एक क्या है। तो हम एक फ्लो चार्ट थोड़ा सा हम बना देते हैं, ऐसे ना करके हम रक्त लिखते हैं ना, फ्लो चार्ट लेकर के थोड़ा सा देखिए क्या है रक्त। अब रक्त क्या है, यह एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक, गुड। संयोजी क्या करता है, एक दूसरे से चिपक जाता है। तो ब्लड में जो है चिपकने की भी क्षमता होती है, इसलिए देखते हैं कि चिपकते हुए चलता है, ठीक है, जोड़े हुए चलता है। दूसरी बात यह है कि रक्त जो है मनुष्य में कितना होना चाहिए। तो पूरे बाहर, शरीर के बाहर का लगभग 7% जो है शरीर में रक्त है। और ये भी देखेंगे कि कहीं कहीं हम देखेंगे 7.8, 7.6। तो आपको वो नहीं एग्जाम के लिए देखना है, आपको ये देखना है कि 7%, यानी शरीर के भार का कितना परसेंट, 7%। गुड। अब और आगे चलेंगे तो एक और चीज हम देखेंगे कि ये रक्त का प्रकृति क्या होता है। एक तो लिक्विड है, अब इसमें संयोजी, तरल संयोजी, इसमें भी लिख दीजिए थोड़ा सा, अगर ऐसा है तो तरल संयोजी। क्या ये तरल संयोजी। साथ ही साथ अब थोड़ा ये देखेंगे कि प्रकृति क्या है। तो इसका क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या होता है, क्षारीय। देखिए 3 प्रकार के प्रकृति होता है, एक क्षारीय, एक अम्लीय होता है, उदासीन होता है, और क्षारीय होता है। तो जिस लिक्विड का या जिस पदार्थ का जो पीएच मान 7 है वो क्या हो गया, उदासीन हो गया। 7 से अगर कम है तो क्या हो गया, ये अम्लीय हो गया, और 7 से अगर अधिक है तो वो क्षारीय हो गया। तो ब्लड क्या है, क्षारीय है, और इसका जो मान है 7.4। जब हम ब्लड को मुंह में लेते हैं हल्का क्षारीयता, तीखापन नजर आता है, लवणीय। चलिए अब आगे हम देखते हैं, वैसे नून छारायन भी नमकीन थोड़ा सा नजर आता है, खट्टा नहीं, नमकीन। ये क्या था, हल्का सा नमकीन टाइप का होगा। अब रक्त देखिए, अब मनुष्य में यानी महिला में कितना रक्त पाया जाता है। अगर हम लीटर की बात करें तो, चूंकि महिला और पुरुष में अलग अलग पाया जाता है, महिला में जो होता है 4 से 5 लीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ऐसे भी लिख लीजिए या लीटर कर दीजिए। लेकिन यही पुरुष में जो सम है वो ज्यादा अलग है। पुरुष में ज्यादा होगा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 से 6 लीटर। क्या है, पुरुष में 5 से 6 लीटर, महिला में जो है 4 से 5 लीटर ब्लड क्षारीय होता है। 7.4 क्या होता है, इसका पीएच मान लिख लीजिए। क्या ये पीएच होता है। साथ ही शरीर के भार के 7.7% ये होता है, ये मध्य भार का होता है, और तरल संयोजी। इतना चीज आपको माइंड में रखना है। अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं, रक्त या ब्लड। हम ब्लड को सुविधा के अनुसार कई भागों में बांटेंगे।
तब जाकर हम अध्ययन करेंगे। चूंकि ये ब्लड कई चीजों का बना होता है, कई पार्ट में होता है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, एक रुधिकाणु होता है और एक प्लाज्मा होता है, तो हम उसको दो भाग, पहले क्या करेंगे, प्लाज्मा, प्लाज्मा एक कहेंगे रुधिकाणु, रुधिकाणु। देखिए क्या है, हम उसको दो भाग में कर देंगे, एक प्लाज्मा के रूप में कर देंगे और एक रुधिकाणु के रूप में कर देंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा हम प्लाज्मा क्या है हम ये देख लेते हैं, फिर हम एक फ्लो प्लाज्मा, ठीक। तो प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा एक्चुअली क्या होता है, जब हम रक्त को कि जो रधिकाणु को छान देंगे, प्लेटलेट्स को छान देंगे, तो जो पानी जैसा तरल पदार्थ बचेगा, पतला तरल पदार्थ, वही हमारा क्या होगा, प्लाज्मा होगा ना। क्या लिखेंगे, रक्त से रुधिकाणु को छानने के बाद बचा तरल पदार्थ, ठीक। अब थोड़ा सा अब देखिए कि प्लाज्मा जो है, ये हो गया प्लाज्मा का रंग क्या होता है। तो एक्चुअली प्लाज्मा रंगहीन होता है। क्या होता है, प्लाज्मा का रंग जो होता है ये रंगहीन है, रंगहीन। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में अगर कहीं पे है, ज्यादा मात्रा में हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, तब वो जब ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो हल्का पीला हो जाएगा। ज्यादा मात्रा में रहने पर, ज्यादा मात्रा में रहने पर क्या होगा, पीला, पीला दिखाई देगा, ठीक है। और एक और चीज, प्लाज्मा में से अगर सब चीज छांट देंगे, प्रोटीन हटा देंगे, तो वो क्या बनेगा, सीरम बन जाएगा। प्लाज्मा से प्रोटीन हटा देते हैं तो क्या बनेगा, प्रोटीन, प्रोटीन हटाने पर सीरम बन जाता है, ठीक है। अब ये आइए देखिए कि प्लाज्मा जो बना है उसमें बहुत सारे चीज होता है, केवल एक चीज नहीं होता है, बहुत सारा पदार्थ होता है। क्योंकि प्लाज्मा ही सारे जो शरीर में जो पचे अनपचे जो भोजन है, ये सारा चीज को जो ले जाता है, हानिकारक पदार्थ जो सर्जित होता है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कौन ले जाता है, तो प्लाज्मा। तो प्लाज्मा अपने आप में पूरे रासायनिक फैक्ट्री है। अब आप देखिए प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में जो जल भी पाया जाता है, बिल्कुल। तो जल की जो मात्रा पाया जाएगा, जल जो होगा 90 से लेकर के 92% तक उसमें जल पाया जाएगा। एक बात याद रखिएगा, बहुत जरूरी है याद करना, इसको याद कर ही लीजिए। साथ ही साथ जल के बाद इसमें प्रोटीन भी होता है ना। अब प्रोटीन कितना परसेंट है, तो 7% प्रोटीन होता है। प्रोटीन में भी कई प्रोटीन होते हैं, तो जरा देख लीजिए प्रोटीन में कौन सा होता है। तो सबसे पहले बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो बहुत सारा प्रोटीन का तो नाम हम लिख नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन है जिससे हमें नाम जानना जरूरी है, ठीक, जिसका नाम हमें जानना बहुत जरूरी है। अब आगे देखिए, इसका है पहले फाइब्रिनोजेन। हम दूसरे कलर यूज कर सकते हैं, फाइब्रिनोजेन। ये एक प्रोटीन है जो ब्लड में थक्का जमाने का काम करता है। क्या थक्का काम करता है, थक्का जमाने में मदद करता है।
देखिए करता है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आपको लिखना का। प्रोटीन 60% फाइब्रिनोजेन होता है। इसके बाद होता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन क्या करता है? तो ग्लोब्यूलिन भी होता है जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यही एंटीबॉडी क्या करता है? हमारे शरीर को जो है बाहरी जो खतरों से जो है जो हानिकारक जीवाणु जो है उससे हमारी रक्षा करता है, क्योंकि उसको खा जाता है ना। तो एंटीबॉडी का निर्माण। थोड़ा फॉलोइंग चार्ट से अच्छा होता है। अब देखिए एक और चीज होता है इस प्रोटीन में, क्योंकि हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं ना, तो एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? तो परासरण दाब का नियंत्रण करता है। आप इसको समझ लीजिए, बाकी हम अच्छा से इसका हम फैक्ट लिखे हैं, वो भी देखना है। चलिए अब इतना चीज होने के बाद अब हम देखेंगे और क्या पाया जाता है। तो देखिए लवण भी पाया जाता है। लवण में क्या पाया जाता है? तो लवण में जो है सोडियम और पोटेशियम का लवण ये पाया जाता है। बहुत सारा चीज। इसके बाद भोज्य पदार्थ पाया जाता है। अब क्या है, इतना ही नहीं, हार्मोन भी इसमें पाया जाएगा। हार्मोन, चूंकि बहुत सारे ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है जो शरीर में पहुंचाता है हर जगह, क्योंकि उसका अपना काम होता है। तो किसके माध्यम से जाएगा? ये प्लाज्मा के ही माध्यम से जाएगा। बहुत अच्छा। साथ ही साथ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को भी अपने पास समाहित रखता है, क्योंकि जब भोजन पचता है तो छोटी आंच से वही प्लाज्मा लेकर के पूरे, क्योंकि एक जगह तो रहेगा नहीं, शरीर के हर कोशिका को क्या करना पड़ता है? ग्लूकोज को पहुंचाना होता है। तो यही प्लाज्मा के थ्रू पहुंचता है। साथ ही साथ इसी में जोड़ दीजिए एक ही साथ में अमीनो अम्ल, साथ ही साथ इसमें और जोड़ दीजिए वसा भी है, साथ ही साथ विटामिन भी है। ये सारे चीज जो उसमें मिला हुआ रहता है, किसमें? ये प्लाज्मा में। इसीलिए प्लाज्मा अपने आप का एक कारखाना है, फैक्ट्री है, खजाना है। ठीक है, इतने सारे चीज हो गया, देख लीजिए, ग्लूकोज हो गया, अमीनो वसा। और एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम का बाइकार्बोनेट के रूप में भी जो पूरा शरीर से जो बाहर निकलता है, तो इसमें क्या होता है? CO2। क्या है? CO2। कुछ मात्रा में ऑक्सीजन होता है, कुछ मात्रा में O2 भी होता है, लेकिन कुछ मात्रा में, क्योंकि 97% जो है वो हीमोग्लोबिन के सहारे से वो पूरा शरीर के अंदर फैल जाता है। क्या है? लेकिन अब ठीक है, CO2 हो गया। CO2 जो है इसमें बाइकार्बोनेट के रूप में जो है, जब कोशिका में CO2 का निर्माण हो जाता है, बन जाता है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में जो है किसमें? प्लाज्मा में घुल जाता है और उसको फिर शरीर से बाहर निकालने का फेफड़ा में आकर तो निकालता काम करता है। चलिए इतना हो गया। साथ ही साथ तो प्लाज्मा का, अब प्लाज्मा कुछ कार्य करता है, तो अब प्लाज्मा के बारे में आपको बता दूं। देखिए आप ये प्लाज्मा के बारे में ये चार्ट आप तैयार कर लीजिए, आप लिख लीजिए, आप उसको ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट मार ले, बहुत अच्छा रहेगा।
अब हम आपको बताएंगे प्लाज्मा का कार्य क्या है। ठीक है, आप ले लेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा प्लाज्मा के बारे में आप बताते हैं हम कार्य। प्लाज्मा का कार्य ना, तो प्लाज्मा का कार्य फिर बताते हैं। प्लाज्मा कार्य, ठीक। तो सबसे पहले बात, रक्त में जो है, अब इसको देख, ये ताप का वितरण करता है। चूंकि हर जगह, चूंकि प्लाज्मा, ये रक्त जो है हर शरीर के हर अंग में जाता है, जिसके कारण वहां से एक जहां ज्यादा गर्मी पैदा हो रहा है वहां से ताप लेकर के दूसरी जगह पहुंचाने का काम ये करता है। तो ताप नियंत्रण हो गया, ठीक है। वही ऑक्सीजन O2 तथा CO2 का परिवहन हो गया। अब थोड़ा कार्य के बारे में मैं आपको बनाया हूं तो भी आपको दिखा ही देता हूं। देखिए प्लाज्मा के कार्य, प्लाज्मा का कार्य है परिवहन। CO2 का मेन मुख्य रूप से वो CO2 का परिवहन करता है। साथ ही साथ अभी जो बताया था कि जितना हार्मोन हो गया, जितना एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, ग्लूकोज हो गया, उत्सर्जित पदार्थ हो गए, सारे पदार्थ का क्या करता है वो परिवहन करता है। साथ ही साथ CO2 का परिवहन करता है। अब इसमें देखिए प्रतिरक्षा का काम करता है ये, चूंकि इसमें एंटीबॉडी होता है। तो जब बाहरी कोई हानिकारक जीवाणु हम पे आक्रमण करता है तो ये जीवाणु क्या करता है, शरीर का रक्षा करता है। तो एंटीबॉडी का भी जो है, एंटीबॉडी मतलब ग्लोब्यूलिन, मैं बताया था कि ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी का निर्माण करता है। साथ ही शरीर में रुधिर द्रव की मात्रा, जो रुधिर में जो द्रव है ना, चूंकि उसमें पानी 90 से 92% प्लाज्मा में पानी होता है, इसीलिए कहा जाता है कि वो पानी का जो भी है, जल का भी संतुलन करता है, द्रव की मात्रा को अस्थिर बनाए रखता है। पीएच मान को भी स्थिर बनाए रखता है, चूंकि उसमें CO2 मिला होता है। हम जानते हैं कि CO2 जो होता है क्या करता है, CO2 अम्लीय बना देता है। किसी भी चीज में CO2 को मिला दीजिए तो अम्लीयता बढ़ा देता है। तो ब्लड में CO2 जब चला जाता है प्लाज्मा में, तो रक्त का क्या है, पीएच मान को कम कर देता है, यानी थोड़ा अम्लीयता प्रदान कर देता है। तो इसको पीएच मान को स्थिर रखता है। ताप वितरण बता दिए, उत्सर्जित पदार्थ को हटा देता है और CO2 का भी निस्तारण कर देता, हटा देता है। अब थोड़ा सा इसका भी आप ले लीजिए। अब इसमें देखिए कि ग्लूकोज की कमी, अगर इसमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो कौन सा बीमारी होता है, ग्लूकोज की अधिकता हो जाए तो क्या बीमारी होता है, और चूंकि इसी में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो क्या बीमारी होता है। ये सारा चीजें देखिए, तो ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, इसको हम डायबिटीज कहते हैं। क्या है, अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए शरीर में तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी डायबिटीज हो जाता है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो उसको क्या कहेंगे, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हाइपरटेंशन उसको बोलेंगे, ये भी आपको याद रखना है। यूरिया की अगर अधिकता हो जाए, चूंकि शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, जो मैं आपको पढ़ा दिया हूं। अमोनिया को तोड़ करके यकृत जो अमोनिया को तोड़ के यूरिया बना देता है और फिर वहां से ब्लड के साथ जो है प्लाज्मा में घुल करके कहाँ चला जाता है, तो किडनी में, किडनी से बाहर निकल जाता है। तो अगर यूरिया ज्यादा हो गया तो क्या है, यूरेमिया हो गया। साथ ही साथ ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो अगर कमी हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। अगर ग्लूकोज की शरीर में कमी हो जाए तो चक्कर आने लगता है, एकाएक स्ट्रोक आ जाता है, गिर जाएंगे, कमजोरी इतना हो जाएगा। तो यह सारे बीमारी आपको भी कोई याद रखना होगा। अब थोड़ा हम चलते हैं। अब प्लाज्मा तो बना दिए, एक चीज और मैं
देखिए तो प्लाज्मा जो था, मैं आपको बोला था कि 55%, तो ये क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% होता है, ये लिख लीजिए, ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, ठीक, और 45% रुधिकानी होता है, याद रखिए। अब चलिए, अब हम आरबीसी, अब क्या है, रुधिकाणु, रुधिकाणु, ठीक है। अब रुधिकाणु के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रुधिकाणु क्या होता है, रुधिकाणु को 3 भाग, उसमें कण होता है। अब रुधिकाणु को हम 3 भाग में बांटेंगे, एक हो गया आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, और तीसरा हो गया आपका प्लेटलेट्स। चलिए, एक हो गया आरबीसी। आरबीसी को हम अंग्रेजी में एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, वैज्ञानिक भाषा में एरिथ्रोसाइट पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। साइट्स, साइट्स यही ज्यादा पूछा जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी ये तो ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा ये चल दीजिए। डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक। अब थोड़ा सा हम आगे आएंगे, तब इसको क्या लिखेंगे, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट। देखिए कितना थ्रोम्बोसाइट। और एक चीज और, इसको आरबीसी को जो मेन लिखा जाता है उसको 2 चीज बोल सकते हैं, रेड आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स भी लिख सकते हैं, उसको 2 चीज लिख सकते हैं उसके नाम में आप, रेड ब्लड सेल भी है, कहीं कहीं ये रहता है। और जो मेन उसको लिखा जाता है मेडिकल भाषा में, रेड ब्लड कार्पस, कार्पस, इसको कार्पल्स बोलेंगे, कार्पस्ल या कार्पल्स बोलिए, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम आपको चूंकि रक्त के बारे में तो पढ़ा दिए हैं, अब हम आगे आते हैं। तो प्लाज्मा आपका हो गया। अब रुधिकाणु, ठीक है। अब रुधिकाणु के बारे में जो कण जैसा सामान होता उसके बारे में पढ़ाएंगे हम, आपको पढ़ाएंगे भी आरबीसी। चलिए, हम लाल है तो लाल यूज करके देते हैं ना। देखिए आर बी सी। अब देखिए ये है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स कह सकते हैं, कार्पल्स। तो ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। चूंकि अब इसको हम देखेंगे, इसकी संरचना हम देखेंगे, इसके आकार देखेंगे, बहुत सारा चीज के बारे में हमको पढ़ना अभी। तो सबसे पहले बात इसका आकार, आकार कैसा होगा, तो ये कनकेव होगा। कैसा होगा, इसको हम कनकेव बोलेंगे अंग्रेजी में, कनकेव, ठीक। अब ये कनकेव, इसको अभया, अभयो तल, अभयोतल होता है, तस्तरीनुमा गोल होता है, साथ ही साथ तस्तरी
नुमा होता है, साथ ही ये गोल होता है। एक बात याद रखिए, ठीक है, ये आपका हो गया। लेकिन वही मेढक जो होता है, तो मेढक का जो आरबीसी होता है वो क्या होता है, कनकेव होता। कनकेव तो मानव का हुआ, मानव के बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर मेढक का होगा तो क्या होगा, वो कन्वेक्स होगा ना। यही लिख देते हैं हम, मेढक का आरबीसी क्या होगा, कन्वेक्स, राइट। अब चलिए इसमें यह बात है कि इसमें क्या क्या उपस्थित होता है। तो देखिए इसमें जो है केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित, केंद्रक नहीं होता है। साथ ही साथ केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, ठीक है। राइबोसोम अनुपस्थित होता है। ये सारे चीज जो है अनुपस्थित होता है, ठीक। लेकिन वही जब लांबा ऊंट जो होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। लांबा और ऊंट का जो होता है उसमें केंद्रक रहता है, क्या है। अब इसी में हम लिख देते हैं, लांबा और ऊंट, ऊंट के आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित, केंद्रक उपस्थित होता है। बहुत अच्छा। आप थोड़ा सा हम इसकी संख्या पे भी जा सकते हैं, संख्या कितनी होती है। तो आकार हो गया, केंद्रक उपस्थित अनुपस्थित हो गया। अब हम उसकी संख्या जब जाएंगे तो महिला और पुरुष में अलग अलग हो जाएगा। तो संख्या में एक, चलिए महिला में एक, पुरुष में, महिला में, पुरुष में। तो महिला पुरुष में, महिला में उसकी संख्या हो जाएगी 4.5 लाख, 4.5 लाख प्रति ml। लेकिन पुरुष में हो जाएगा 5.5 लाख प्रति ml। या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और आपको ये याद रखना है। तो आपका होगी आकार हो गया, संख्या हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका ऊंट वाला हो गया, महिला वाला जो है आपका संख्या हम गिनती कर दिए। चलिए अब हम ये देखेंगे कि निर्माण भी होता है, कहां बनता है, ऐसा भी है। निर्माण से बहुत सारा चीज में आपको मिल जाएगा। और निर्माण से पहले हम आपको जाएंगे हीमोग्लोबिन, क्या है, हम हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये देखिए, हीमोग्लोबिन होता है हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन होता है एक प्रोटीन। ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। और ये हीम जो होता है एक वर्णक होता है, या इसको आयरन फायरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्या है, हीम हो गया आयरन फायरिन। फायरिन इसमें क्या होता है, हीम में लोहा होता है। किसमें लोहा होता है, तो हीम में लोहा होता है। जबकि ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। और ग्लोबिन और हीमोग्लोबिन जब जुड़ जाता है तो हीमोग्लोबिन और हीम जब जुड़ जाता है तो हीमोग्लोबिन होता है। और ये जो है इसका रंग का जो मेन, हीमोग्लोबिन का रंग का जो मेन कारण है हीम है। क्या है, हीम, रंग का कारण, ठीक है।
अब थोड़ा देखिए कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है। हम हीमोग्लोबिन, चूंकि इसका रंग का कलर निर्धारण कौन करता है, तो यही तो हीमोग्लोबिन का रंग, हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो बैंगनी होता है। किसका कैसा होता है? बैंगनी होता है। ठीक, लेकिन यही ग्लोबिन जो होता है ना, ग्लोबिन, ये देखिए ये ग्लोबिन, ग्लोबिन रंगहीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है? रंगहीन होता है, लेकिन हीम जो है कलर होता है। तो अब कलर हीम, मेन हीम का कारण है, उसमें लोहा होता है। अब थोड़ा आगे आते हैं कि हीमोग्लोबिन लाल कब दिखता है। ये तो बैंगनी रंग का हो गया इसका कलर, रंग बैंगनी रंग। अब अगर ये हीमोग्लोबिन जो है लाल कब दिखता है? जब ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है तो लाल हो जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है तब लाल, तब क्या रंग हो जाता है? लाल चटक, चटक लाल कर दीजिए, चटक लाल। अगर ये पूछ दे कि ग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो ग्लोबिन का कुछ नहीं होता है, रंगहीन होता है। हीमोग्लोबिन का पूछ दे तो बैंगनी होता है। लेकिन लाल कब होता है? जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है तो क्या होता है? चटक लाल हो जाता है। और ऑक्सीजन का संयोग यही हीमोग्लोबिन करता है। क्या करता है? ये जो हीमोग्लोबिन है ना, Hb+O2 मतलब H बी हीमोग्लोबिन कौन बनाता है? हीमोग्लोबिन जो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये लगभग 97.97% ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कौन करता है? आरबीसी। क्या करता है? 90 ऑक्सीजन का संयोग कर लिया। ऑक्सीजन का परिवहन कितना परसेंट करता है? तो ना आरबीसी भी कर दीजिए, आरबीसी 97% ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन क्या करता है? आरबीसी 97% जो है ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। किसके थ्रू करता है? तो हीमोग्लोबिन के थ्रू करता है। गुड। अब देखिए ये CO2 का भी परिवहन करता है। तो CO2 का परिवहन कैसे करेगा? तो इसमें जो है उसमें जो है कार्बोमिनो यौगिक बनाता है। ठीक है, तो आरबीसी के साथ ये कार्बोमिनो अम्ल या यौगिक बना लेता है। किसके साथ? ये आरबीसी के साथ या हेमोग्लोबिन के साथ। तो उसके साथ कितना? 23%। कितना? 23%। जबकि 70% जो है हीमोग्लोबिन, ये जो 70% जो है प्लाज्मा के साथ जो है CO2 का जो है परिवहन होता है। देखिए इसमें है, इसमें नहीं है तो इसमें लिख दीजिए CO2 में 70%। ये देखिए CO2 जो है, CO2 का 70% जो है परिवहन जो है प्लाज्मा के साथ होता है। चलिए, तो आरबीसी के बारे में देख रहे हैं हम। आरबीसी के बारे में और चर्चा तो थोड़ा सा नेक्स्ट पे लेना पड़ेगा। फिर आरबीसी चलते हैं। ठीक, अब आरबीसी का चूंकि हम ये बता दिए
कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसके बाद जाता है तो क्या होता है फिर, तो ये जो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है कहां बनता है, फेफड़ा में बनता है, फेफड़ा कार्बोक्सी हीमो सॉरी 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 ये जा देखिए यहां थोड़ा सा, ये कार्बोक्सी नहीं, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये क्या होगा, प्लाज्मा के साथ हो गया, लेकिन यहां जो है इसके साथ कार्बोनी में नहीं, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यहां पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये कितना 23% जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनेगा, CO2 RBC के सहायता से, हीमोग्लोबिन के सहायता से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा, और 23% जो है जाएगा कहा, पूरा शरीर, मतलब शरीर से जो है बाहर वायुमंडल में आएगा इसके थ्रू, मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू। लेकिन 70% जो है जो प्लाज्मा के थ्रू आएगा। अब आगे चलिए, तो आरबीसी, अभी बहुत सारा चीज बाकी है आरबीसी में। अब देखिए कि हीमोग्लोबिन का तो काम हो गया, अब टूटता कहां है, पहले बनता कहां है, ये देखिए आरबीसी का, तो फेफड़ा, फेफड़ा में जो है जब जाता है तो वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है, क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है कहां पे, फेफड़ा में। वायुमंडल से ऑक्सीजन को जब फेफड़ा तक पहुंचता है ऑक्सीजन, तो क्या करता है, ब्लड वहां पे संयोग कर लेता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से, नहीं तो HbO2 बना देता है, उसको हम HbO2 बोलेंगे, क्योंकि गैसों का विनिमय होता है वहां पे। अब जब कोशिका के अंदर जाता है तो वहां हीमोग्लोबिन क्या होता है, टूट जाता है, क्या हो जाता है, कहां, तो उत्तक में, किसमें, उत्तक या कोशिका में हीमोग्लोबिन टूट जाता है, हीमोग्लोबिन टूट जाता है, हीमोग्लोबिन किसमें, तो हीम में, ठीक है, नहीं ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है, माना ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिखर जाता है किसमें, तो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में टूट जाता है ना, टूट जाता है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं जन्म की बात। अब ये क्या है, इसका निर्माण कहां होता है, इस निर्माण को हम कहते क्या, आरबीसी का जो निर्माण होता है, सबसे पहले अब यहां निर्माण देखेंगे, निर्माण तो कहां निर्माण होता है, तो लाल अस्थि मज्जा, देखिए लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है। अब आरबीसी के मज्जा, आरबीसी कहां होता है, तो एक गौर करिए, लंबा हड्डी होता है, हड्डी होता है इसे, ठीक है, तो हड्डी के जो लास्ट वाले लंबे शरीर में जो लंबा हड्डी होता है, जैसे फीमर वगैरह हो गया, रेडियोला वगैरह हो गया, उसमें लास्ट वाले सिरे पे जो अस्थि मज्जा इसके अंदर जो होता है, अंदर में, और यहां पे इसका निर्माण होता है, किसका, लाल अस्थि मज्जा से इसका निर्माण होता है आरबीसी का, ठीक है। तब आप देखिए, लेकिन इसके निर्माण को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, निर्माण प्रक्रिया, निर्माण, इसको ऐसे नहीं, ऐसे निर्माण प्रक्रिया क्या बोलेंगे,
प्रक्रिया होती है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस। देखिए ये बहुत कम जगह सब पढ़ पाता है, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इतना हो गया। निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन एक चीज और है, ये निर्माण जो है अगर भ्रूण में की अवस्था हो तो भ्रूण की अवस्था में कहां होता है? यकृत और प्लीहा। यकृत। अगर भ्रूण की अवस्था हो, भ्रूण की अवस्था में कहां होगा? यकृत में होगा। साथ ही साथ स्प्लीन या प्लीहा दोनों को एक ही बोलेंगे, स्प्लीन या प्लीहा। प्लीहा, हिंदी में प्लीहा, उसको तिल्ली भी बोलेंगे, याद रखिएगा, तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। तो यकृत और प्लीहा में जो है इसका निर्माण होता है। और एक चीज और, हम जो 4.5 लाख बताए थे संख्या, अगर वो बच्चा है तो बच्चा में ज्यादा हो जाता है। साथ ही साथ अगर हीमोग्लोबिन की यहां बात किए थे, अगर ऊंचाई पर, अगर ये ऊंचाई पर कोई व्यक्ति जाता है तो ऊंचाई पर क्या होता है? हीमो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्या जाती है? आरबीसी की संख्या अगर ऊंचाई पे जाता है तो आरबीसी संख्या बढ़ जाती है, लेकिन बच्चे में इसकी आरबीसी की संख्या काफी ज्यादा होती है, ये भी याद रखिएगा। अब सवाल यह है कि जो एक नियंत्रण, जब आरबीसी बनता है ना, तो आरबीसी को नियंत्रण भी होता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो नियंत्रित करता है एरिथ्रोपोइटिक, गौर करिए। एरिथ्रो, ये सब हर जगह नहीं मिलेगा, कंप्यूटर वाला क्लास में नहीं मिलेगा। ये एरिथ्रोपोइटिक जो है, ग्रंथि से जो है एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन जो है आरबीसी के निर्माण को नियंत्रित करता है। क्या करता है? आरबीसी के निर्माण को आरबीसी के निर्माण को नियंत्रित करता है, नियंत्रित। और ये होता, नियंत्रित करता है, और ये रहता कहां है? तो ये किडनी के ऊपर, किडनी के पास, ये किडनी के पास होता है ना। किडनी के पास ही से ही एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन निकलता है, ठीक है। और ये आरबीसी के नियंत्रण, आरबीसी जो निर्माण होता है उसका क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक। अब इतना हो गया। अब थोड़ा और आगे जाएंगे तो निर्माण जो होता है हीमोपोइटिक कोशिका होता है। क्या होता है? हीमोपोइटिक उत्तक। हीमोपोइटिक उत्तक होता है जहां उसका आरबीसी की, इसी हीमोपोइटिक उत्तक से उसका निर्माण होता है। क्या हो गया? आरबीसी हीमोपोइटिक उत्तक से निर्माण होता है। प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे। एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन उसका नियंत्रण करता है, जो किडनी के पास रहता है। लाल अस्थि मज्जा से में वो बनता है, लेकिन अगर भ्रूण की अवस्था हो तो कहां बनता है? ये यकृत और प्लीहा में बनता है। अब थोड़ा सा हम आगे आएंगे और देखिए अब क्या है। तो ये आरबीसी जब जन्म लिया है तो मरेगा भी, बिल्कुल मरना चाहिए। तो इसकी मृत्यु कहां होती है?
इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लीहा में क्या होता है, तो कोशिका होता है फैगोसाइटिक कोशिका। कौन कोशिका, फैगोसाइटिक कोशिका। एक होता है एंडोथीलियम, मतलब देखिए, अच्छा चलिए उसको आगे देखते हैं। फैगोसाइटिक कोशिका इसको नष्ट कर देता है, ठीक है। और यहां पे जो है ये जब हीमोग्लोबिन क्या होता है, टूट जाता है हीम में और ग्लोबिन में। इसके बाद टूटने के उपरांत विघटित होता है तो दो चीजें बनती है। एक बनती है क्या, बिलीबर्डिन, और दूसरा बनता है बिलुरुबिन। जब आरबीसी टूट जाता है तो क्या बन जाता है, हीमो और ग्लोबिन अलग अलग टूट जाता है। हीमोग्लोबिन अलग अलग टूटता है, उसके बाद बिलीबर्डिन और ये बिलुरुबिन नामक वर्णक, ये क्या है, दोनों वर्णक है। क्या है ये, वर्णक या उसको पिगमेंट बोलते हैं। टूट जाता है, कहां टूटता है ये कोशिका, इसको क्या है, निर्माण कौन करता है इसका, ये फैगोसाइटिक कोशिका कहां होता है, तो ये यकृत में होता है। लेकिन इसकी मृत्यु कहां होता है, प्लीहा में, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो अगर मान लिया जाए बिलुरुबिन, अगर बिलुरुबिन शरीर में इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाए तो पूरे, अगर यकृत किसी प्रकार खराब हो जाए और उसको क्या करता है, बिलुरुबिन को एकत्रित करता है कौन, यकृत। और यकृत कर एकत्रित कर कहां ले जाता है, तो पित्ताशय में ले जाता है। लेकिन अगर यकृत इसको एकत्रित नहीं करे और पूरे शरीर में अगर फैल जाए तो शरीर पीला हो जाता है और उसको पीलिया और जॉन्डिस बीमारी बोलते हैं। उसको आंख पीला हो जाएगा, नाक पीला हो जाएगा, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा, मतलब पूर्णतः पूरा शरीर पीला हो जाएगा, ठीक। अब एक बात है, प्लीहा को प्लीहा जो है, एक चीज और होता है, इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है। क्या है, ब्लड बैंक भी बोला जाता है, क्योंकि प्लीहा में जो है आरबीसी का संचय भी होता है। आरबीसी का संचय भी होता है, एक याद रखिएगा। इसी लिए ब्लड बैंक को प्लीहा को ब्लड बैंक भी बोला जाता है। तो आपको इतना चीज में पढ़ा दिया। आरबीसी के मेरे ख्याल से काफी ज्यादा कंप्लीट हो गया मेरा आरबीसी। अब हम आपको आरबीसी का हो गया, आपका हीमोग्लोबिन हो गया। अब थोड़ा सा आपको हम एक अलग से बनाया भी हूं, आपको मैं दे रहा हूं। अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं आपको सबका स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूं। पहले तो प्लाज्मा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इसके बाद इसका शॉट ले लीजिए आप। जो पढ़ाया हूं उसका मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है। फिर रुधि कहानी का ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप इसका अभी आरबीसी के बारे में जो पूरा पहले देखिए, पूरे आरबीसी का जो फ्लो चार्ट दिया हूं उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आप ये भी आरबीसी के बारे में ही है, जो भी इसको भी आप पूरा का पूरा निर्माण से संबंधित चीजें उसको आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ मैं अब आपको बता रहा हूं कि जो मैं तैयार किया हूं उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किधर गया भैया, आजा 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 आजा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुधिर परिसंचरण तंत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा जो उसमें तैयार किया हूं। इसके बाद आपका जो है इसका भी ले लीजिए, ठीक है। और मैं आपका तैयार जो किया हूं, देखिए आरबीसी के बारे में। आरबीसी रेड ब्लड सेल बहुत बढ़िया से चार्ट के रूप में नहीं, मतलब फ्लोइंग चार्ट के रूप में नहीं, लेकिन बढ़िया सजा करके लिखा गया है।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आरबीसी के बारे में पूरा है, ठीक है, क्या क्या बीमारी हो सकती है, जैसे अगर खून की आरबीसी की कमी हो गई तो एनीमिया हो सकता है। इसके बाद अगर खून की अधिकता हो गई तो पाइलीसाइमिया हो सकता है, एनीमिया और कमी से कारण से। इसके बाद खून की अधिकता अगर हो जाता है तो पॉलीसाइमिया हो जाएगा। और एक चीज याद है कि आरबीसी की काउंट किससे किया जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी का काउंट किया जाता है। एक चीज छोड़ दिया था मैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ये थोड़ा सा छूट गया था, देखिए मैं सारा चीज कंप्लीट कर दिया हूं, आप उसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे आइए। नंबर 3 इसका देखिए CO2 का, इसका भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास आपका हो जाएगा। फिर इसका देख लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके प्लाज्मा के कार्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूंकि हम आरबीसी के बारे में पढ़ा दिया, अब मैं ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट के बारे में आगे पढ़ाऊंगा। चूंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो एक ही क्लास में संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा क्लास बनाना भी संभव नहीं है। इसलिए आप सब तैयारी कीजिए, मैं आपके साथ हूं, और आगे भी बड़ा क्लास अब नेक्स्ट टाइम में लेंगे, और फिर उसको आप एकदम तैयारी कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही उसको आप सब सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। देखिए जब तक मेरा चैनल चले, ये मैं नहीं जानता हूँ कब तक मेरा हाई फाई हो जाएगा, लेकिन कभी तो होगा, और आप ही सबके बदौलत में यहाँ हूँ और पढ़ाऊंगा, मन है पढ़ाऊंगा। चलिए, धन्यवाद।